नमस्कार मित्रों। सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती अज्ञानता नियमों को लेकर, सड़क सुरक्षा कानूनों को लेकर और दुर्घटना के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने को लेकर है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, दुर्घटना एक जटिल कॉन्सेप्ट हो जा रहा है। यह सिर्फ इतना नहीं रह गया कि एक व्यक्ति ने टक्कर मारी, एक का पैर टूटा और काम खत्म हो गया, इतनी दुर्घटना ना। दुर्घटना बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बन गई है। कॉम्प्लेक्स इसलिए बन गई है, पहली चीज कि इसमें व्यक्ति की शारीरिक और संपत्ति की क्षति इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, इसमें अपराध हुआ जिससे न्यायालय और पुलिस इन्वॉल्व है। तीसरी चीज, इसमें क्षतिपूर्ति का कॉलम है, इसलिए बीमा कंपनी इन्वॉल्व है। और अब तीनों अपने अपने पक्ष को खींचते हैं। पीड़ित व्यक्ति अपने दर्द से परेशान है, पुलिस उसमें सबूत खोजने में परेशान है और बीमा कंपनी गलती खोजने में परेशान है। इसमें गलती किसकी थी, मैं पैसा दूं कि ना दूं। अब इन तीनों के बीच में सड़क दुर्घटना एक इतना जटिल स्वेटर बन जाता है कि जिसका कि धागा कहाँ पे है पता करना कठिन है। लेकिन इसमें जो सबसे इग्नोर्ड पोर्शन है वह है दुर्घटना में घायल व्यक्ति, उसकी मदद का क्या व्यवस्था है। बीमा कंपनी अस्पताल नहीं खोलती, पुलिस वाले अस्पताल नहीं खोलते, दुर्घटना जो मार दिया है वो अस्पताल पहुंचा ही नहीं रहा, अस्पताल क्या खोलेगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम सभी नेशनल हाईवे पे 100 ट्रामा सेंटर खोलेंगे, स्टेट हाईवे पे हॉस्पिटल खोलेंगे, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और उस दिशा में काम कर भी रही है सरकार। चूंकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट का चीज़ है, इसलिए उसकी गति धीमी है। अब हम आपको जागरूक करना चाहेंगे कि सड़क दुर्घटना बेसिकली होती कैसे है, दुर्घटना का असर कहाँ पड़ता है, दुर्घटना के बाद हमें क्या करना चाहिए और दुर्घटना से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। दुर्घटना सबसे पहले हम देखें कि होती कैसे है। दुर्घटना को यदि हम कैरेक्टराइज करें कि कैसे होती है, तो इसको मैंने जो व्यवस्था पढ़ के देखी है उसमें 9 प्रकार की दुर्घटना है। पहला है आमने सामने की टक्कर, हेड ऑन कोलिजन। ये मैं पुलिस के अपने मित्रों को कहूँगा कि जो सड़क दुर्घटना की विवेचना करते हैं ना, उसमें इन तकनीकी शब्दों का बड़ा महत्व होता है। आप ऊट पटांग कहानियां लिखते हैं तो वो किसी टेक्निकल फ्रेम में नहीं आता है, फिर बाद में बीमा कंपनी उसी के आधार पे पीड़ित को परेशान करती है, न्यायालय में उसी आधार पे डिफेंस का वकील आपको परेशान करता है। तो आप टेक्निकल वर्ड्स को जानिए ताकि आपकी विवेचना एकदम सटीक हो और दुर्घटना करने वाला सजा से न बच सके, बीमा कंपनी अपने देयता से न बच सके। तो हेड ऑन कोलिजन, पीछे की टक्कर, रियर एंड कोलिजन, साइड इम्पैक्ट जो बगल से आता है, साइड इम्पैक्ट कोलिजन, लेन डिविएशन जिसमें आदमी एक लेन से कूद के दूसरे पे एक्सीडेंट हो गया। आप कहते हैं ना कि ओवरटेकिंग करते समय हर घटना ओवरटेकिंग नहीं होती है, वो लेन डिवीजन और डाइवर्जन भी होता है। तो लेन डिविएशन, पैदल यात्री की हिट, पैदल यात्री जा रहा था उसको हिट कर दिया। व्हीकल का रोल ओवर, गाड़ी का पलटना, रोल ओवर। कोलिजन विद फिक्स ऑब्जेक्ट, जैसे खंबे से, पेड़ से टकरा जाती है ना, जिसको कहते हैं फिक्स ऑब्जेक्ट से कोलिजन। और एक है सिंगल व्हीकल दुर्घटना, जिसमें कि आगे कोई गाड़ी नहीं रहती है, जैसे कूड़े के ढेर से टकरा जाना, गिट्टी के ढेर में टकरा के गाड़ी पलट जाना, बालू या मोरंग का ढेर है, गाड़ी वहाँ पलट जाना, रोड पे किसी भी प्रकार का बैरियर रखा हो उससे टकरा के पलट जाना। अब यहाँ तो दूसरी गाड़ी इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इस तरह से कैटेगराइज आप कर सकते हैं कि विवेचना के दौरान, जांच के दौरान या कोई दावा करते समय बीमा का या शिकायती प्रार्थना पत्र देते समय कि एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ कैसे था। जैसे लोग कहते हैं ना 2 गाड़ियों की टक्कर से, नहीं भाई, आमने सामने एक टक्कर है, पीछे की टक्कर है, साइड की टक्कर है, खंबे से टक्कर, इसको क्लासीफाई करना पड़ता है। अब ये तो हो गया पोजीशन ऑफ व्हीकल। अब व्हीकल के आधार पे क्या होता है, जैसे ट्रक और ट्रक की टक्कर, ट्रक और कार की टक्कर, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, अब आपको इसको विवेचना के दौरान क्लियरली लिखना पड़ता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था। इसलिए इस
कैटेगरी को, जैसे एकल दुर्घटना का इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मैंने कहा ना कि किसी कूड़े के ढेर में जाके गाड़ी पलट गई, मोरंग के गिट्टी के ढेर में गाड़ी जाके पलट गई, या गाड़ी में कोई बैरियर सड़क पे रखा हुआ था, या कोई अनवांटेड चीज़, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर से ईंटा जा रहा, ईंटा 2-4 गिर गया, पहिया उस पर टकरा के गाड़ी पलट गई। अब किसको दोष देंगे? इसको कहते हैं सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट। तो इसका टेक्निकल टर्म है। अब इन एक्सीडेंट के बाद दो तरह से आप पे फर्क पड़ता है। एक तो गाड़ी डैमेज होती है, दूसरे आप डैमेज होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके शरीर पे आई हुई चोटों के बारे में। शरीर खून से लथपथ होता है तो मौके पे पुलिस अफसरों को भी पता नहीं चलता कि इसको चोट लग कहाँ गई है। तो आपने पुलिस के कागज लिखा होगा, देखे होंगे कि खून आलूदा चोट चेहरे पर, ये फारसी शब्द है, खून आलूदा चोट पर, नीलगू, रगड़ का निशान, खरास, खरोच, यही सब लिखते हैं हमारे जो पुलिस के मुंशी लोग होते हैं। लेकिन विवेचक का कर्तव्य है कि उसको टेक्निकल टर्म में लिखे, जो मेडिको लीगल वर्ड है। डॉक्टर की जो बयान लेते हैं ना, तो उसमें मेडिको लीगल वर्ड यूज करना चाहिए, ताकि भी, मैंने कहा ना, बीमा कंपनी से भी झगड़ा करना है, अभी डिफेंस के वकील से भी भिड़ना है, तब आप जाके पीड़ित को न्याय दिला पाते हैं। आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप टेक्निकल टर्म में जैसे है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी मतलब सिर में लगी हुई हर चोट का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी लिखा जाएगा। रीढ़ की हड्डी में जितनी चोट लगी हो वो स्पाइनल इंजरी लिखी जाएगी, चाहे जहाँ चोट लगी हो, कंधा टूट गया हो, होता ना, ये गर्दन टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो उसको आप स्पाइनल इंजरी। बैक इंजरी में रीढ़ नहीं शामिल है, बैक इंजरी में पसलियाँ शामिल है, पसलियों में चोट लगी हो, कट का निशान लगा हो तो बैक इंजरी कही जाएगी। बर्न सही है, जलन, पेट तेल गिर गया या किसी तरह से आग से जल गया। इंटरनल इंजरीज, कभी कभी होता क्या है कि छाती में या पेट में बहुत जोर से चोट लगती है तो ऊपर की त्वचा नहीं फटती, अंदर पंचर हो जाता। क्या क्या? स्प्लीन आपकी पंचर हो जाती, किडनी इंजर्ड हो जाती, लीवर इंजर्ड हो जाता, स्टमक अंदर ही अंदर फट जाता है, इंटेस्टाइन फट जाती है। इनको इंटरनल इंजरीज कहते हैं। आपको ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है और आदमी एकदम मरणासन्न पड़ा हुआ, तो आप जान लीजिए, यदि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, आप यूपी 112 पे चल रहे हैं या डायल 100 में चल रहे हैं, तो अगर इंजरी भयानक है और आदमी के खून नहीं, समझ लीजिए उसको इंटरनल इंजरी है, उसको भी तुरंत गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाइए। वहाँ जाने पे पता चलेगा कि उसकी स्प्लीन फटी हुई, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटेस्टाइन फट गया है, पेट फट गया है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि इंटरनल इंजरीज क्या होती हैं। फिर अगला है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कहाँ हुआ है इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। हाथ का फ्रैक्चर है, फिंगर्स का फ्रैक्चर है, कॉलर बोन का फ्रैक्चर है, शोल्डर का फ्रैक्चर है, पीठ का है, पैर का है, तो आपको फ्रैक्चर क्लियरली लिखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसमें एक्चुअली टेक्निकली हुआ क्या है फ्रैक्चर और गाड़ी का इम्पैक्ट कैसे हुआ है। इसी तरह से फेस डिफॉर्मेशन है। फेस डिफॉर्मेशन में फ्रैक्चर नहीं आता, इसको आप जाने रहिएगा। वो आती है कट के निशान, जैसे यहाँ का पूरा मांस उधड़ गया, नाक की जो मस्कुलर पार्ट है ये टूट के निकल गया, ये चेहरा पूरा कट गया, ठुड्डी पूरी कट गई, माथा फट गया, हड्डी नहीं टूटी है, केवल डिफेस हो गया, चेहरा जो है आपका डिफॉर्मेशन का शिकार हो गया। अगला होता है अंग भंग या विच्छेद, हाथ कट के अलग हो जाना, पैर कट के अलग हो जाना, तो ये होते हैं अंग भंग। फिर अगला होता है जो मामूली चोट होती है जिनको कहते हैं घाव, खरोंच, नीलगू, खराश, कुछ भी, लैसरेशन जिसको कहते हैं, कंट्यूजन और लैसरेशन। और अंत में होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दुर्घटना के बाद जो व्यक्ति के मन में दुर्घटना का आतंक, भय फैल गया, बैठ गया है, उसको हरदम बाहर निकलने पर डर लगता है, किसी गाड़ी का हॉर्न सुनने पर डर लगता है, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये व्यक्ति को विक्षिप्त बना देता है, व्यक्ति को गाड़ी पकड़ने से डर लगती है। आप पे भी कभी होगा, एक आध बार गाड़ी लेके स्लिप कर जाइए, फिर गाड़ी चल नहीं पाती, हरदम लगता है कि अब सरके कि तब सरके। इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, काउंसलिंग और प्रैक्टिस। आपको कोई काउंसलिंग कर दे और आप 2-4 बार गाड़ी चला लीजिए तो आपका तनाव खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अकेले यात्रा करने में डरते हैं। ये
एक पुलिस अफसर के रूप में हमने इसको बहुत कायदे से ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी अकेला गाड़ी न चलाने दें जिनका कभी एक्सीडेंट हो चुका हो, क्योंकि उनके अंदर एक ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पड़ा रहता है। तो ऐसे लोगों को कभी अकेले गाड़ी न चलाने, तो उनके साथ कोई न कोई एक व्यक्ति हमेशा रखें, भले वो फिट हों, भले उनका आत्मविश्वास हो, लेकिन कभी छोड़े ना। तो इस प्रकार से ये चोटें आपको आती हैं। ये चोटें जब आप पंचायतनामा लिख रहे होते हैं, या जिस समय हमारे थाना अध्यक्ष या हमारे थाने पे मौजूद जो हमारे हेड कांस्टेबल हैं, जब वो इंजरी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, पहला जो इंजरी इंस्पेक्शन है वो हमारे हेड कांस्टेबल ही करते हैं। वो उर्दू में कहते हैं चिट्ठी मजरूबी बनाना। तो चिट्ठी मजरूबी में लिखना पड़ता कहाँ कहाँ क्या क्या चोटें थी, यही काम आएगा आपके, इसलिए इसको जरूरी जानना। मृत्यु के कारण क्या होते हैं? सड़क दुर्घटना में मृत्यु के 2 कैटेगरी बहुत ही क्लियर कट है, शॉक एंड हेमरेज। शॉक क्या होता है? शॉक होता है एक जो इम्पैक्ट है कोलिजन का, उसकी वजह से 2 चीज होती। कभी कभी दिल धड़कना भूल जाता है, जिसको आप कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? जो रिदम है धड़कने की वो अचानक से रुक जाए झटके की वजह से, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला ही हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ इसको एक सामान्य जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा ना हो हमारा वीडियो लेके कल हमें कोर्ट बुला लीजिएगा। तो इसको कहते हैं हार्ट अटैक, शॉक। इसी में कभी कभी शॉक से ब्रेन काम करना बंद कर देती है। तो जब मृत्यु का कारण शॉक लिखा जाए तो पक्का आप जान लीजिएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके हार्ट की कंडीशन खराब होगी, उसका ब्रेन खराब हुआ होगा। और दूसरा होता है हेमरेज। हेमरेज मतलब रक्तस्राव, शरीर से रक्त अधिक से अधिक निकल जाने को हेमरेज कहा जाता है। जब दुर्घटना के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के शरीर से रक्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बह जाती है तो वह हेमरेज से उसकी मृत्यु कही जाती है। ऐसे में दिल सिकुड़ जाता है, क्योंकि रक्त का स्टोरेज दिल में ही है। दिल सिकुड़ जाता, हार्ट जो है सिकुड़ा सिकुड़ा रहता है, उसमें ब्लड नहीं रहता है। तो रक्तस्राव से, इसीलिए फर्स्ट एड में हम लोग पढ़ाते हैं, जब भी आपको बताते हैं कि सबसे पहले इंजर्ड व्यक्ति का खून बहना रोकिए, ब्लड लॉस न होने पाए। ब्लड लॉस इज लाइफ लॉस, फर्स्ट एड का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है ये। तो आप इसको देखेंगे कि आपको शॉक एंड हेमरेज की वजह से ही हमेशा मृत्यु होती है। बाकी और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 2 कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको टेक्निकल टर्म्स में लिखना बहुत जरूरी होता है। अब फिर वही यूनिवर्सल सवाल आया कि इतना सब कवायद हुई, दुर्घटना हुई क्यों? दुर्घटना क्यों होती है? इसके ऊपर विश्व के सभी देशों ने खूब स्टडी की है। स्टडी कैसे करते हैं? डाटा जो अवेलेबल है उसी डाटा के आधार पर एनालाइज करते हैं। तो जो कारण निकल के आया, सबसे पहला कारण आया वही जो आप सोच रहे हैं, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग में गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, हिट होता। दूसरा कारण है लापरवाही चलाना, गाना सुन रहे हैं, शराब के नशे में हैं, दोस्तों के साथ हंसी ठहाके लगा रहे हैं, कंसंट्रेट रोड पर नहीं है, गाड़ी लड़ा दी। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। फिर अगला है गाड़ी की खुद की खराबी, टायर का प्रेशर ज़्यादा था, टायर फट गया, एक्सेल खराब था, एक्सेल टूट गया, बॉडी का जो क्रैंक था वो खराब था, ओवरवेट थी वो टूट गया, जिससे गाड़ी नियंत्रण के बाहर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ये है असुरक्षित वाहन के कारण। चौथा कारण है कि रोक टोक की कमी, जिसको कहते हैं इन्फोर्समेंट की कमी। लोग कहते हैं पुलिस चेक नहीं करती, इतना चेक करने पर इतनी महाभारत मची रहती है। मान लीजिए अभी पुलिस खूब चेक करने लगे तो हमको लगता है ये देश पुलिस वालों को सड़क पे जीने नहीं देगा। अभी परसों नरसों गढ़मुक्तेश्वर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ मेला लगा हुआ था, ट्रैक्टर ट्राली में लोग लेके सवारी ढो रहे थे, पुलिस ने मना किया, हमारे दरोगा सिपाही जी को पीट डाली लोग। अलग बात है, बाद में सब लोग जेल गए और उसी दिन एक जगह ट्राली पलटी, 6 लोग मर भी गए। तो पुलिस का जो इन्फोर्समेंट है, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि वो आपके हित के लिए। हो सकता है कि हमारे बीच के कुछ लोग हों जो अभद्र व्यवहार करते हों, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हों, किसी के साथ कुछ भ्रष्टाचरण भी कर लेते हों, लेकिन बहुतायत पुलिसकर्मी आपके हित के लिए इन कामों में लगे हुए हैं। तो अपर्याप्त प्रवर्तन का कार्य भी दुर्घटना का कारण बनता है।
और साथ ही साथ आफ्टर एक्सीडेंट जो मैनेजमेंट हमारा है हॉस्पिटल का, गाड़ी हटाए जाने का, एम्बुलेंस का, उसकी इनसिफिशियंसी भी इसका कारण बनती है कि हमारे यहाँ दुर्घटना प्रबंधन के उपाय कम है, जिसकी वजह से लोग दुर्घटना में मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इस तरह से यह दुर्घटना के ये कारण यूनिवर्सल कारण हैं। इनको यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने वियना कन्वेंशन में क्लासिफाई किया था। साथ ही साथ भारत सरकार के मोर्च विभाग ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इनको क्लासिफाई किया है कि दुर्घटना के जो मेजर कारण हैं वो यही 4-5 है। दुर्घटना का जो सेकंड पार्ट शुरू होता है वो दुर्घटना के बाद। इतनी बातें तो मैंने जो आपसे कर ली वो दुर्घटना का फर्स्ट पार्ट थी। अब दुर्घटना का सेकंड पार्ट क्या क्या है? सेकंड पार्ट है, पहला चीज है फर्स्ट एड की सूचना कि फर्स्ट एड क्या है। इसके बारे में देश के हर नवयुवक को पता होना चाहिए। हमारी भारत सरकार ने एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड, इन तीनों के माध्यम से फर्स्ट एड की बहुत ट्रेनिंग कराई जाती है। और पिछले लगभग 5-7 सालों से आपदा प्रबंधन वाले भी खूब ट्रेनिंग करा रहे हैं। हर ब्लॉक पे इसकी ट्रेनिंग होती है कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाए किसी आदमी को। फर्स्ट एड में उन्होंने सीपीआर सिखाया आपको, उन्होंने आपको ब्लड का बहना रोकने सिखाया आपको, उन्होंने हड्डी टूट जाने पे उसको सीधा करना सिखाया आपको। इस तरह से उन्होंने कई ट्रेनिंग आपको कराई। मैं इनको आपको 5-6 हेड में बहुत स्पष्ट रूप से क्लासिफाई करके बताता हूँ, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में हम पुलिस अफसरों का बहुत अच्छा अनुभव है। हम लोगों ने रोड एक्सीडेंट के बहुत सारे डिजास्टर मैनेज किए हुए हैं। पहली चीज़ ये है कि दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल हुआ है, सबसे पहले उसको मेन रोड से किनारे करिए। ऐसा ना हो कि पिछली गाड़ी आए कुचल के चली जाए और आप भी उसके शिकार हो जाए। होता है, रोड एक्सीडेंट हो गया, लोग वहीं बैठे हुए हैं, घेर के देख रहे हैं, तब तक पीछे से कोई गाड़ी आ रही जिसको पता नहीं है, वो देखने वालों को भी उड़ा ले गई। तो सबसे पहला काम ये करिए, तो किसी भी दुर्घटना के मौके पर आप जैसे पहुंचे हैं, चाहे आप पब्लिक के आदमी हो, चाहे आप पुलिस अफसर हो, चाहे जो हो, सबसे पहले घायल व्यक्ति को एक किनारे ले जाइए जहां पर कि दूसरी गाड़ी पहुंच ना पाए। दूसरी चीज, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करिए। उत्तर प्रदेश में 112 की सेवा पे एम्बुलेंस भी उपलब्ध है। ना हो तो 108 मिला लीजिए, वहाँ उपलब्ध है। ना हो तो 102 मिला लीजिए, वहाँ उपलब्ध है। कहीं न कहीं आपको एम्बुलेंस मिलेगी। NHI का 1033 है, वो तुरंत एम्बुलेंस आसपास के टोल से आएगा अगर नेशनल हाईवे का एक्सीडेंट है तो। लेकिन 112 के माध्यम से एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में आपको कहीं भी मिल सकती है। उसके बाद अगला कदम आपको ये उठाना है कि यदि उसके मुंह में कीचड़, मिट्टी या खून जम गया हो तो यह प्रयास करिए कि उसके मुंह को साफ करिए ताकि वो सांस ले सके। अक्सर ऐसे में होता क्या है, दुर्घटना के बाद मफलर बांधा है या कोई गीले मिट्टी में गिर गया या मिट्टी सड़क की तो मुंह में भर जाती है, आदमी सांस नहीं ले पाता, तो उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहला काम आपको एम्बुलेंस फोन करने के तुरंत बाद उसके श्वसन तंत्र को साफ करिए, देखिए वो सांस ले ले। तीसरे नंबर पे तुरंत उसको सांस लेने में मदद करिए, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि आपको CPR सिखाया जाता है। CPR में देखो ना, मुंह से सांस जबरदस्ती मुंह में सांस को डालना बलपूर्वक या छाती को दबाना हाथ से ताकि उसका हृदय चल सके। फिर अगला कदम तुरंत उठाइए, उसके बहते हुए खून को रोकना। बहते हुए खून को रोकने के लिए आप जानते हैं कि उस जगह को जहां से खून निकल रहा हो तेजी से दबाइए, या फिर कोई साफ कपड़ा हो, रुमाल हो, उससे उसको कस के बांध दीजिए ताकि धमनियां बंध जाएं। अपने यहाँ तुरंत वो ईंटा खपड़ा काका खोजते हैं लोग, तो ऐसा ना हो, उसमें मिट्टी उट्टी मत डालिए। कुछ लोग मिट्टी डाल के देते हैं, नहीं, मिट्टी डालने से खून रुकता नहीं है, खून सूखता है। हमें सुखाना नहीं है खून, हमें खून को रोकना है बहने से। तो उसको बलपूर्वक दबाइए या किसी चीज़ से बांध दीजिए। रुमाल सबसे अच्छी चीज़ होती है, या कुछ नहीं है तो शर्ट ही कोई फटा हो तो उसी से बांध दीजिए ताकि खून का बहना रुक जाए, ताकि हेमरेज से उसकी मृत्यु ना हो। दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिसका घाव हो उसको पानी नहीं देना चाहिए। बहुत लोग भावुक हो जाते हैं, तुरंत बोतल निकालते पिला देते हैं। आप जानते हैं ना,
पानी पिला देने से ब्लड की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और उसका बहना तेज हो जाता है, बड़ी तेजी से रक्तस्राव होता है। तो उसको तुरंत पानी मत पिलाइए, या तुरंत उस पर भावुक हो गया, आपने कहा जहाँ पानी मिला पिलाइए तहाँ ब्लड का बहाव तेज हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपसे खून के बारे में बताऊं, यदि उसके शरीर में कुछ धंसा हुआ है, कोई सरिया घुस गई है, कोई लोहे का टुकड़ा घुस गया है, कोई लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है, तो तमाम लोग होते हैं साहब तुरंत उसको निकालने लगते हैं। ये जो फिल्मी स्टाइल की चीज़ें ना, तुरंत निकाल लेना, चाकू भी किसी के पेट में घुसा तुरंत मत निकालिए, उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि जैसे निकलेगा धमनी के दोनों सिरे खुल जाएंगे और भर भर खून बाहर निकलेगा। यदि किसी के शरीर में कोई चीज़ पंचर हुई हो, कोई पिलास घुसा हो, पेचकस घुसा हो, सरिया घुसी हो, लकड़ी का टुकड़ा घुसा हो, लोहे का कोई टुकड़ा घुसा हो, उसको कतई निकालिए मत। भावुक होकर के उसको तुरंत निकालेंगे, इतना ब्लीडिंग होगी कि जो उसको 2 घंटे बाद मरना था तुरंत मर जाएगा। ये गोल्डन रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट एड में, और हर आदमी को चाहिए जो गाड़ी चला रहा है। आप ही के पीछे बैठा आपका दोस्त घायल हो जाए, आपकी पत्नी घायल हो जाए, आपका भाई घायल हो जाए, तो आप प्राथमिक चिकित्सा क्या देंगे अगर आपको नहीं कुछ आता तो? यूट्यूब है, यूट्यूब पे ये नाच गाना से बेहतर है कि आप फर्स्ट एड की वीडियो देखिए कैसे दिया जाता है। नहीं तो हमारे जैसे लोग बैठे आपको बता रहे हैं, आप सुनिए, मानिए उस चीज़ को, जानिए, अभ्यास करिए। तो फर्स्ट एड में इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से उसके ब्लड लीकेज को, ब्लीडिंग को रोकना है, रक्तस्राव को रोकना है। और रक्तस्राव रोकने के मैंने 3 तरीके बताए। पहली चीज़, खुले हुए घाव को दबा के बांध दीजिए। नंबर 2, उसको पानी मत पिलाइए। नंबर 3, उसके शरीर में कोई चीज़ धंसी तो उसको निकालिए मत। ये 3 चीज़ें रक्तस्राव रोकने की बेसिक प्रिंसिपल्स में। फिर कुछ लोग उसको लगते हिलाने डुलाने, हथवा सीधा कर दें, पैर सीधा कर दें, पता लगा कि छोटा मोटा जो लिगामेंट फंसा था, हाथ सीधा कर दिया, टूट गया। हड्डी थोड़ी सी एक क्रैक थी, आपने सीधी कर दी, दोनों टूट गई। तो आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार से उसको सीधा करने की कोशिश ना करें। एम्बुलेंस आपने फ़ोन कर दिया, वो आ ही रही होगी, इतनी देर में खैर आ ही जाती है, नहीं आनी होती है तो नहीं आ पाती है, कहीं बिजी रहती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और वहाँ पर तमाशा ना इकट्ठा होने दें। लोगों को समझाएं कि ताज़ी हवा आने दें उसके पास। लोग घेर लेते हैं, सर झुका झुका के इसे तमाशा देखते हैं, तो एक तरह से वो बन जाता है, क्या कहेंगे आप उसको, एयर टाइट एक चैम्बर टाइप का बन जाता है। तो लोगों को समझाएं, अनुरोध करें कि आप लोग दूर हो जाइए ताकि हवा वहाँ आने दीजिए, ताज़ी हवा आएगी तो वो बचाएगा। एक सिचुएशन होती है जब थोड़ी देर से आप पहुँचे होते हैं, ब्लीडिंग हो चुकी होती है, नेचुरल क्लॉटिंग हो गई होती है। ऐसे में क्या होता है कि मरीज का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है। जब मरीज का बीपी डाउन होने लगता है तो टेम्परेचर भी डाउन होने लगता है। ऐसे में शरीर उसका ठंडा होने लगता है। तो हम लोगों को फर्स्ट एड में सिखाया जाता है कि ऐसी कंडीशन में जब आप माथा छूकर, गला छूकर, हाथ छूकर ये देखें कि दुर्घटना पीड़ित का शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा है, शरीर ठंडा हो रहा है, तो उसके पैर के तलवों को और हाथ की तली को रगड़ना शुरू कर दें ताकि उसके शरीर में गर्मी बनी रहे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीपी अपने आप मैनेज हो जाएगी। लेकिन यदि टेम्परेचर गिरता चला गया तो ब्लड प्रेशर कभी सही नहीं होगा और व्यक्ति की मृत्यु इसी से हो जाएगी। तो फर्स्ट एड में ये जो चरण हैं, इनको ये आप ध्यान रखें अगर, तो निश्चित तौर पे हम सड़क दुर्घटना में होने वाली बहुत सारी मौतों को बचा सकते हैं। हमारे देश में अधिकांश मौतें समय पे इलाज न मिलने के कारण होती हैं। दुर्घटना में आई चोटों को यदि समय से ट्रीट न किया गया, मौके पर फर्स्ट एड प्रॉपर नहीं दिया गया, तो अधिकांश मौतें ऐसी हो जाती हैं। हम गोल्डन आवर्स में उनको अस्पताल पहुंचा ही नहीं पाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और हमारे आंकड़े 1,80,000 पार कर जाते हैं, भारत के आंकड़े। अपने देश में आपको बताते हुए मुझे ये दुख है कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे अग्रणी राज्यों में सड़क दुर्घटना की संख्या भी ज़्यादा है और मरने वालों के आंकड़े भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में फर्स्ट एड की जानकारी हर युवक को होनी चाहिए।
मैं तो अभी सभी अपने आरटीओ मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं उसमें जो चैप्टर छोटा सा है फर्स्ट एड का उसको और बड़ा करें, उसके बारे में और जानकारी करें, तब उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें, क्योंकि ये जीवन रक्षा का सबसे पहला चरण है। और हर यूथ को, हर जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है उसको एनएसएस में, उस स्काउट गाइड के कोर्स में, एनसीसी के कोर्स में फर्स्ट एड कंपलसरी किया जाए। हर व्यक्ति इस चीज़ को जाने ताकि सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दे सके। हमें इन सब चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लाना होगा ताकि सड़क सुरक्षा का जो सेकेंड पार्ट है ट्रॉमा मैनेजमेंट, हम उसमें मदद अपनी कर सकें। जैसा मैंने आपसे बताया, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, एनएचआई सभी लोगों ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है ट्रॉमा सेंटर की, अस्पताल की, लेकिन अभी भी ये चूंकि इतना कॉस्टली सब्जेक्ट है कि इसमें कोई सरकार इतनी जल्दी पूरा नहीं कर सकती। आप जानते हैं सड़क दुर्घटना के बाद न्यूरो सर्जन चाहिए, प्लास्टिक सर्जन चाहिए, ऑर्थो सर्जन चाहिए, साइकेट्रिक चाहिए, जनरल सर्जन चाहिए, इतने 5-5 सर्जन तो हर अस्पताल में चाहिए। लेकिन क्या हम इस स्थिति में अभी हमारी सरकारें हैं? जबकि अभी हमने आपसे बताया कई बार कि हम टैक्स देने में कितना लापरवाही करते हैं, टैक्स की दरें कितनी कम हैं, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अविकसित है। ऐसे में हम यदि अपना सहयोग नहीं करेंगे तो हम सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, मैंने एक पुलिस अफसर के रूप में सड़क दुर्घटना को जितना समझा था, उसके एक्सीडेंट पार्ट को, एक्सीडेंट के पहले, एक्सीडेंट के दौरान, एक्सीडेंट के बाद के पार्ट को, वो अब तक मैंने कन्वे किया है। मैंने बार बार आपसे कहा कि मैं सभी पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो में जो बताई गई बातें हैं उनको सुने, समझें, उनको व्यवहार में लाएं, ताकि विवेचना करते समय या दुर्घटना के बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में या स्वयं दुर्घटना के पीड़ित होने पर इस कार्रवाई को अमल में ला के आप अपनी जान, दूसरों की जान बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में दुर्घटना मुक्त प्रदेश और दुर्घटना मुक्त सड़कों के अपने संकल्प को पूरा करने में आपका सहयोग पाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सर सलामत तो सब सलामत। जय हिंद।